अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल कर दिया गया है। आज पहले एजे के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और फिर आज ही के दिन वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की तायीद कर दी। मखसूस हालात में इस फैसले को खास अहमियत हासिल है क्योंकि पूरे मुल्क में अब कश्मीर और जीबी में ही तहरीक इंसाफ की हुकूमतें रह गई हैं। क्या इसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई सबक या पैगाम है? दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी ऐसी ही दिलचस्प सूरत हाल का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में रिपोर्ट जमा कर दी है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के मुताबिक मतलूबा फंड्स मुहैया नहीं किए हैं। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, क्योंकि सेक्रेटरी खजाना एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क दौरे पर जा चुके हैं, जबकि फंड्स का मामला हुकूमत ने रिवायात के बरखिलाफ पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है। क्या पार्लियामेंट की शील्ड हुकूमत को मुबैना हुक्म-व-दूली से महफूज रख सकेगी? अदलिया के खिलाफ जहां एक तरफ हुकूमत ने पार्लियामेंट की छतरी ली हुई है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी पार्लियामान से मदद की तलबगार है। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट से अदालती मुदाखलत के खिलाफ मजीद इख्तियारात का मुतालबा कर दिया है। एक लड़ाई है जो मुख्तलिफ महाजों पर बैक वक्त लड़ी जा रही है। इस महाजराई का एंड गेम क्या होने जा रहा है, इस पर आज तज्जिया हासिल करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सना बुच्चा साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो दिलचस्प डेवलपमेंट आज आज़ाद कश्मीर की सूरत में हमें दिखी है, ये क्या होने जा रहा है, क्या पैगामात हैं? सना साहिबा, मैं ज़रा आपसे स्टार्ट करूँगा। मुझे बताइएगा, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए भी कोई प्रॉब्लम बनती नज़र आ रही है जो आज हमें नज़र आया है आज़ाद कश्मीर में? और आज़ाद कश्मीर का जो मामला है, इसमें इसको आइसोलेशन में देखें या फिर ये जो एक हमारा फेडरल लेवल पर जो पॉलिटिक्स, प्रोविंशियल लेवल पर जो पॉलिटिक्स है, उसी का इम्पैक्ट कश्मीर में भी अभी हमें नज़र आया है? मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क में फ़ैसले पहले हो जाते हैं, अमल दरामद आइन के हवाले से नहीं होता। उसके बाद आइन को मैच करने के लिए ज़रूर कुछ शिकों का इजाफा कर दिया जाता है। फ़ैसले करने के बाद देखा जाता है कि आइन की कौन सी शिक किस अमल के लिए ज़रूरी है और उसके बाद उसी को हम लेके चल पड़ते हैं। अल्लाह के बाद अगर आइन हमारी राह रास्त के ऊपर हमें लाता है और अगर हमें पॉलिटिकल बुनियादी तौर पर हमें बताता है हमारा दायरा कार क्या है, अदारों का दायरा कार क्या है, उनकी क्या लिमिट है, पॉलिटिक्स जहाँ होनी चाहिए वहीं पॉलिटिक्स नहीं होती, बाकी तो हर जगह पॉलिटिक्स होती है। ये एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो इसको अनसर्टनिटी में ही देखा है। अब एक नाजुक सूरत हाल से अब हम दो चार हैं, अब एक नाजुक मरहला है, अब हम नाजुक मरहले से निकल आए हैं। हमने तो नहीं देखा कि नाजुक मरहले से कभी हम किसी मजबूत मरहले पर आए हों। इसलिए इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने इदारों को वो करने दिया है जो एक्चुअली में पार्लियामान को करना चाहिए। लेकिन उससे कता नज़र के उसमें हमारी कितनी गलती है, जो हसदान हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो पैसे लॉन्डर करते हैं, यहाँ से बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, लेकिन उन पैसों को तो कोई हम नहीं कहते जो कि अमेरिका में जाके जो अपने लिए लाते हैं मदद के लिए लोगों को कि उनकी डील करा दें या उनकी US कांग्रेसमैन से बात करा दें, अमेरिका हमारी तरफ देखे कि हमारे ह्यूमन राइट्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें इसी मुल्क में होती हैं। लेकिन एक्चुअल जंग जो है ना, मेरा ख्याल है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब की चलती फिरती हुकूमत में क्या ऐसा मसला आया था? क्या वो मकबूल लीडर नहीं थे? क्या वो मकबूल लीडर उस वक्त हुकूमत में नहीं थे? कहीं वो बाहर चले गए थे? क्या उन्होंने कोई हमारी न्यूक्लियर असासों की कोई डिटेल्स किसी और को दे दी थी, किसी गद्दार मुल्क को दे दी थी? तकलीफ क्या हुई थी? अब वो तकलीफ जो उस वक्त से शुरू हुई है उसका इलाज हम आज तक ढूंढ रहे हैं। अब उस तकलीफ का इलाज, क्योंकि डॉक्टर साहिबान ने एंटीबायोटिक्स दिया था, लेकिन हमने सोचा हम हकीम से इलाज करा लें। तो हमारा मसला यह है कि हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं लेकिन मेडिसिन हम हकीम की लेना चाहते हैं, तो इलाज कैसे होगा जी? ठीक है। AJK के जो प्राइम मिनिस्टर की नाअहली है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई इसमें पैगाम है? साना साहिबा, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ ने इसको पैगाम बना लिया है। जो वो पैगाम, जी मैंने कहा वो पैगाम बना लिया उन्होंने, पैगाम है ये, उन्होंने ये पैगाम रसाई की है और उन्होंने कहा है कि हम शहबाज शरीफ साहब इससे कुछ सीखें। तो मेरा ख्याल है बस इतना ही पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। राइट। अतर काज़मी साहब, ये बताइएगा, आज जो डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इस मामले को हम आइसोलेशन में देखें क्योंकि एक लीगल मसला है, या फिर कोई मैसेजिंग हो गई है, बताया जा रहा है क्योंकि अब दो ही जगह हुकूमत रह गई है? व्हाट इज योर टेक ऑन?
देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि वहाँ की हाई कोर्ट भी नोटिस ले ले और सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले ले और सब जज साहिबान एक तरह से आपको मुतफिक नज़र आते हैं और हम कहें कि जनाब ये कोई चीज़ें मैनेज होगी। मैं इसको कानूनी नुक्ता नज़र से देखता हूँ। अदालत ने जो मुनासिब समझा आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने बात की है, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो बातें की हैं या नहीं की? उन्होंने वो बातें की हैं, उनको वो क्लिप्स दिखाए गए हैं, फिर उन्होंने वहाँ पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है। मामला उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 2 हफ्ते का उनको टाइम भी दिया गया। देखिए, अगर आप अदालतों का इस तरह मजाक उड़ाएंगे, अदालतों का हुक्म नहीं मानेंगे, फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी ना। फिर तो यहाँ पे ख्याल में जो है ये कानूनी मसला ज्यादा है, सियासी नहीं है। नहीं, कानूनी मसला है, बिल्कुल उनको ठीक हटाया। नहीं, देखिए, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत। मैं तो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं, तो अपनी राय का इज़हार ही नहीं कर रहा, मैं आपकी राय ले रहा हूं। नहीं, मैं ओवरऑल कर रहा हूं। आपसे मुराद है कि ओवरऑल कोई भी शख्सियत उससे इख्तलाफ तौर पे आपकी बात ठीक है। अगर अदालतों का कोई एहतराम नहीं करता तो जाहिर है उसको आपको बुलाना पड़ेगा और अब वो वहां पे अपना मुकदमा लड़ेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि वो पार्लियामेंट में चले जाएं, आज़ाद कश्मीर की एक करारदाद पेश कर दें और उसमें कहें कि जनाब हम हाई कोर्ट को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत कर रही है। वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा हो गई है, क्या आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है? उनके लिए भी खतरात शुरू हो गए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को मेन खतरा तो इलेक्शन से है, ठीक है कि नहीं? जब तक इलेक्शन नहीं होंगे उनको लगता है कि मैं महफूज हूँ। वो अदलिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, वो आइन रोंदने के लिए तैयार हैं, वो आइन से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो उन लोगों को खतरा जो है वो इलेक्शन से है। बाकी ये है कि मौजूद अदालत जो मुनासिब समझेगी आइन और कानून के मुताबिक उस पर नोटिस लेगी। ठीक। और जिस तरह मदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आई कैन हेयर यू। मदर साहब, आपके ख्याल में ये आइसोलेशन में देखें जो आज आज़ाद कश्मीर में हुआ है और जो अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, उसके बाद क्या शहबाज शरीफ साहब भी खतरे में हैं या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है आइसोलेशन में तो नहीं देखता। हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एक्शन एकदम हुआ है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का ही है, वो एक अनकंडीशनल अपॉलजी कर रहा है, तो जितना इन हेस्ट हुआ है कि ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तायद कर दी फौरी तौर पे। क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा नहीं है, जाहिर है यहाँ भी 2 वज़ीर आज़म नायल हो चुके हैं इसमें, लेकिन जिस तेज़ी से आज़ाद कश्मीर में चीज़ हुई है वो मेरे लिए बड़ी ताज्जुब खेज़ है। लेकिन इसमें मीडिया के लिए भी एक सबक है। मगर बातें हो रही थी मदर साहब, बातें काफ़ी दिन से हो रही थी कि ये भी हुकूमतें तब्दील होनी हैं। अदील यही बात कह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि कुछ मीडिया भी इन चीज़ों से सबक सीखेगा क्या? हमें जो अगर आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या XYZ जब ये कोई इस तरह की बातें करते हैं, तो जर्नलिस्टिकली भी तो हमें देखना चाहिए कि ये बातें ऑन एयर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। हम सिर्फ ये समझ बैठते हैं कि बस ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट हो गई है या प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया है, ये तो सबजुडिस मैटर्स को तो अब हमारे नज़र में वो रहे नहीं है। लेकिन खैर ये एक अलग बात है। जो सना ने बात की वो इम्पॉर्टेंट थी। देखिए, पाकिस्तान बना था 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। फिर हमने यहाँ प्रैक्टिकली, एक तो हम जनरली कहते हैं ना कि यहाँ असेंबलियाँ हुकूमतें बनाई जाती हैं। 1954 में असेंबली जब डिज़ोल्व हुई तो 1956 की जो असेंबली थी इट वाज क्रिएटेड, यानी वो, और उसका रैशनल क्या था? 54 और 56 में क्या हुआ था? चूँकि ईस्ट पाकिस्तान की बंगालीज़ की मेजॉरिटी थी तो तय ये हुआ कि नहीं, बराबरी की बुनियाद पर होगा। आज नहीं कहते बराबरी की बुनियाद पर। उस वक्त कहा जाता था नहीं, अगर 300 नशिस्तें हैं तो 150 नशिस्तें मगरबी पाकिस्तान की और 150 मशरकी पाकिस्तान की होगी, ताकि मशरकी पाकिस्तान या बंगालियों की हुकूमत ना बन सके। ये माइंडसेट रहा है हमारे यहाँ कि किस तरह हुकूमतें मैनेज की जाएं, किस तरह असेंबलीज़ मैनेज की जाएं, किस तरह मेंबरान को मैनेज किया जाए, और वो माइंडसेट आज तक चला है। वो अदलिया जिसने आज तक पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, और ऐसे लोगों के सामने जिस आइन को रोंदा गया हो, तोड़ा गया हो। आज तो हम बहुत बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत आइन पे अमल नहीं कर रही, और बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जब आइन तोड़ा गया था तो आपने ना सिर्फ उन हुक्मरानों को लेजिटिमेसी दी, बल्कि उनको ये भी इख्तियार दिया कि आप आइन में तरामीम कर सकते हैं।
3 साल तक भी रह सकते हैं। मदर साहब, जरा ये बताइएगा, आपको लगता है कि पार्लियामेंट की ढाल वजीर आजम को बचा लेगी? क्योंकि माजी में इसकी हमें कोई नज़ीर नहीं मिलती। गिलानी साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए, मियाँ साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए। अब आपको लगता है कि जो पार्लियामान का सहारा लिया जा रहा है उससे वजीर आजम प्रोटेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ना लेना चाहिए। ना मैं उस करारदाद की हिमायत करता हूं जो करारदाद, देखिए आपको जाना चाहिए था। आप यही बातें जो आपने रेजोल्यूशन में की, आप एक रिव्यू फाइल करते और रिव्यू में ये कहते, वो अलग बात है 184(3) के तहत रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन एक अपील उस तरीके से जानी चाहिए। करारदाद बना के आप एक पॉलिटिकल वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उससे केस को, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंडू कर सकते हैं? वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है अंडू। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात हैं वो किस नहज पे जाते हैं हमें नहीं पता। लेकिन वो अब कानून की सूरत में तो उसका तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन वो भी जो कि चैलेंज हो गया है, पीटीआई की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन वो अब कानून में तो सहारा ढूंढ रहे हैं। हाँ अदील, अभी तो वो चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ बिल है। अभी जितनी पिटीशन फाइल हुई हैं ये इनफ्रक्शस हैं, ये शायद रिजेक्ट हो जाएंगी, और क्योंकि अभी तो वो बिल है, बिल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक्ट जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा उस वक्त वो स्ट्राइक डाउन होता है नहीं होता, वो एक अलग बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन एज सिचुएशन स्टैंड टुडे वो एक फैसला है कि इलेक्शन जो है 14 मई को होने हैं। राइट। उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो इधर उधर की एक्सक्यूजेस तलाश कर रही है। लेकिन जाहिर है एक चीज़ साफ चीज़ नज़र आ रही है कि उन्हें इलेक्शन का माहौल अपने हक में नज़र नहीं आता, इसलिए वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। सना साहब, जरा मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट बचा सकेगी वजीर आजम को? पार्लियामेंट बेचारे जिन्होंने आइन लिखा उसको नहीं बचा सकी, तो आप समझते हैं कि पार्लियामेंट बचा सकती है किसी? अभी तो शील्ड ले रहे हैं ना जी, प्रोटेक्शन ले रहे हैं पार्लियामेंट की, वो पीछे खड़े रहेंगे। जी, पार्लियामेंट्री पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ी इसको इनकरेज करती हूँ, बल्कि मुझे कल बहुत अच्छा माहौल लगा जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी एड्रेस किया। आज उस पर भी एक तनाज़ा बन गया है। ज़रा देखिए ना कितनी तेज़ी से रिएक्शंस आते हैं और कितने डिसप्रपोर्शनेट किस्म के रिएक्शंस आते हैं कि यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस। अब देखें ना, जो तनवीर साहब वाला मामला है, जो वज़ीर आज़म जो कश्मीर वाला मामला है, अब कह रहे थे इतनी तेज़ी आ गई। मेरा तो ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब की जहां कुर्बानी दी गई थी, वो इनकी भी कुर्बानी मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही दी होगी, क्योंकि कोर्ट्स में तो इनकी चलती है। तो मुझे तो लगता है इन्होंने कुर्बानी और प्रेसिडेंट सेट करनी थी, क्योंकि पिछले साल भी आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला बनाना रिपब्लिक के तो नहीं थे, वो तो पाकिस्तान के ही थे ना। वो जो बार बार कह रहे थे ये पार्लियामान का अंदरूनी मामला है, ये आइन का मामला नहीं है, तो ये आइन का मामला, हम पार्लियामेंट का मामला है, कानून का मामला नहीं है। तो ये जब चाहे जमान पाक में, अगर हम कल ये पार्लियामेंट का इजलास अगर वहां रख लेते तो शायद ज्यादा मौजूद रहता, वहां चीफ जस्टिस उमर अता बलियाल साहब भी तशरीफ ले आते। आपकी थ्योरी ये है कि अदालतों में आइन के साथ खड़े होने चलती है और पीटीआई शायद खुद ही इनको कुर्बान करा गई ताकि एक छोटी सी प्रेसिडेंट सेट हो जाए और फेडरल के लिए माहौल बन जाए। दैट व्हाट मैं जी नहीं, आई एम से इफ यू लेट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ। लेकिन आप देखिए ना, क्या जो बात आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कही है, क्या उससे ज़्यादा फवाद चौधरी ने नहीं कही? क्या उससे ज़्यादा आज़म स्वाति ने नहीं कही? या उससे ज़्यादा फ़ारूक हबीब साहब ने नहीं कहा? या शीरी मज़ारी साहबा ने नहीं कहा? मतलब आई कैन टेक 100 नेम्स। आप मुझे बता दें, मैं अभी आपको चैलेंज करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा डैमनिंग वीडियोज़ आपको दिखा सकती हूँ। फिर उन पर क्यों नहीं हुआ कोई कार्रवाई? वहीं पे कार्रवाई क्यों होती है जहाँ पे कुर्बानी के लिए बकरा तैयार होता है, जिससे कि जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब ATM तो जब चाहिए था तो वो हो गया इस्तेमाल। अब जहांगीर तरीन साहब को जो कुर्बान कर सकते हैं, क्या वो तनवीर साहब को नहीं कुर्बान कर सकते? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल कर सकते हैं। और एकदम से फौरन मीडिया पे आके कहना, देखें जी शहबाज शरीफ साहब कुछ सीखे। हर ATM का कह रही है मुस्तकबिल एक ही है। ओके, फेयर एनफ जी, हर ATM का मुस्तकबिल यही है। अच्छा, तो जो अभी आने वाली और मौजूदा ATMs हैं उनके लिए भी मैसेज है। आप ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि अदालत के खिलाफ अगर बात की है तो उन्हें जाना चाहिए। अब सना साहिबा का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है, क्योंकि आपने ये कहा ना कि अब इससे एक लिंक तो मिल रहा है कि फेडरल में वजीर आजम के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए कि एक को तो बदतमीजी करने में फारिग कर दिया, एक को आइन शिकनी करने पे नहीं कर रहे। तो वो इशारे तो मिल रहे हैं कि मतलब शायद छोटी कुर्बानी दे के बड़ी मांगी जा रही हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, ये किस वजह से इक़्तिदार में आई और किसकी वसात, मतलब कि किसकी वजह से, कहाँ किसने लिया सो मोटो? क्या वो किसी दूसरे मुल्क की अदालत थी
वो तो यही चीफ जस्टिस साहब थे ना, इसी बेंच जो अभी जिस बेंच पे इतराज़ होता है वो लोग थे, उन्होंने समोटो लिया, वहाँ पे वोटिंग करवाई और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी। तो अगर अदालतें सिर्फ पीपल्स पार्टी या नून लीग या PTI के हक में फैसले करती हैं तो वो तो फिर एक अलग बहस है, उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन हकायक तो इसके बरअक्स हैं। दूसरी बात यह है जिस तरह मजहर साहब ने कहा कि अदालतें तौसीक करती रही हैं इन चीज़ों की कि जो गैर आइनी इक़दाम थे, लेकिन ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पार्लियामेंट हमेशा उसके ऊपर मोहर लगाती रही है। LFO इसी पार्लियामेंट से हुआ, फौजी सदर इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हुआ, तो ये सियासतदान बिल्कुल इसमें अपना हिस्सा डालते रहे। मजहर साहब ज़ाहिर है हमारे सीनियर भी हैं, लेकिन वो मैंने इंटरप्ट उस वक्त इसलिए नहीं किया कि मसला सिर्फ अदालतों का भी नहीं है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सियासतदान भी तो चेहरे बदल बदल के, रास्ते बदल बदल के पहुंच जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट अगर कभी कुछ करना चाहती है तो अदलिया और एक नई लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हर वक्त रेडी होती है कि वो उसमें कोऑपरेट करे। तो सिर्फ अदलिया नहीं है, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, सियासतदान भी तैयार होते हैं नए फेज में एंटर होने के लिए। अभी भी कई तैयार होंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी पार्टियों में तैयार होंगे जो शायद किसी भी वक्त छोड़ के खुदाफिज करके चले जाएं। तो एज अ नेशन फिर वी हैवंट लर्नड एनीथिंग ना, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम वही मोनोटनस। और वो दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपने किसी को तौहीन अदालत पे फारिग करना है, यहाँ पे तो खुदा ना खास्ता दुश्मनाम तराजी गलीज गालियां दी जा रही हैं चीफ जस्टिस को हुकूमती अराकीन की जानिब से। आपने भी वो वीडियो देखी होगी, पूरी कौम ने वो वीडियो देखी है, जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है मोअज़्ज़िज़ अदालतों के खिलाफ मरियम बीबी की जानिब से, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं बनती? यहाँ पे तो अदालत बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। फिर सना साहब यही कह रही है ना कि इससे ज्यादा डैमनिंग वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जब और जहां से फ्रॉम वेयर शी स्टार्टेड कि पिक एंड चूज ही होता है ना, पहले से फैसले। अनफॉर्चुनेटली माइंड मेकअप होता है कि अगर अतर काज़मी साहब खांसेंगे भी तो भी मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा अगर मेरी बन नहीं रही जी। लाइक देखिए ना, उसमें दो चीजें, एक है जुडिशल कॉन्टेम्प्ट कि आपने जो है ये किया कि आप किसी जज साहब को स्कैंडलाइज करें, उनके हवाले से बात करें। यहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि ये फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, हम इसको नहीं मानेंगे। आप किसी भी हुकूमती वजीर से कह लें, वो आपको आगे से कहते हैं करा के दिखा दो इलेक्शन। वो पार्लियामान का कानून का सहारा भी ले रहे हैं, मतलब वो ये वैसे नहीं कह रहे कि देखिए फिर तो कर लें जो करना है, नहीं वो बेसिकली कानून को बुनियाद बना रहे हैं ना। कि इरफान कादर साहब ने फरमाया कि आप करवा लें इलेक्शन, राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक साहब के शो में करवाया कि कहा कि हम तो 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाएंगे अगर इमरान खान का ये रवैया रहा। ये इमरान खान के रवैये पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना, ये आइन और कानून में लिखा हुआ है कि कब इलेक्शन होने। और दूसरी बात देखें हो रहा क्या है इस वक्त, देखें आप पीपल्स पार्टी को देख लें जिन्होंने कल आइन का जश्न मनाया। आप सुबह से शाम तक पीपल्स पार्टी के अंदर रजा रुबानी साहब की तरह, फरतुल्लाह बाबर साहब की तरह आइन पे लेक्चर दें, आइन की बातें करें, जमहूरियत पसंदी की बातें करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपने लतीफ़ खोसा या मुस्तफ़ा नवाज खोकर की तरह यह कह दिया कि भाई आप सिर्फ लेक्चर ना दो, इस पे अमल दरामद भी करो, तो आपको बिलावल फारग कर देगा। तो ये है इनकी जमहूरियत पसंदी। अच्छा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो जब ये कहते हैं कि हम अगर अभी इलेक्शन के लिए मामला जो है उन्होंने कहा बैठकर ना किए, राना सनाउल्लाह साहब का आपको शॉर्ट भी सुना, तो फिर वो कहते हैं फिर तो इंटरिम आ जाएगी। जब इंटरिम आ जाएगी तो फिर इंटरिम की मर्जी के वो क्या करती है, कब करती है, कैसे। आदिल भाई ये कोई टॉक शो तो नहीं है ना, आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाब कराने, तो ये इसमें बैठने की क्या जरूरत है? जरा सुनवाइएगा जी, राना साहब ने क्या कहा। अगर ये बैठ के बात करें, सियासतदानों वाली बात करें, तो ये मामला जो है ये सुलझ सकता। अगर ना करें तो फिर ठीक है, फिर अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी, फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो अगर इसने यही रवैया रखा। सना साहब क्या कह रहे हैं राना साहब? क्या बेसिकली राना साहब ये कह रहे हैं कि अगस्त के बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, या ये कह रहे हैं कि बस अगर हमारे साथ सही तरह बात नहीं की तो फिर आराम करें लंबे अरसे तक? क्या इसमें सिग्नलिंग या मैसेजिंग है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर मैसेज है जी। वो इमरान खान साहब के रवैये से ही हर चीज़ जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब का रवैया हो तो नेशनल असम्बली से सीटें खाली कर दी जाएं, इमरान खान साहब की मर्ज़ी हो तो नेशनल असम्बली के सीटों पर जहाँ पे आइन कहता है कि 60 दिन में इंतखाबात हो जाने चाहिए, वहाँ पर आप जाके कोर्ट से स्टे ले लें। इमरान खान साहब का दिल चाहे तो वो आइन को मान लें, उनका दिल चाहे कि ना माने। 2022 में यही जो हमें बता रहे हैं कि जस्टिस बंदयाल साहब थे जिन्होंने वो उसो मोटो लिया था, तो अभी भी जस्टिस
जस्टिस बंदयाल साहब हैं, हमने उस वक्त भी कहा था ये पार्लिमानी मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रात को लगी थी। हम आज भी कह रहे हैं ये पार्लिमानी मामला है, लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ा सा एक नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो इमरान खान साहब के अपने अंदर है। तो अब ज़बान पाक कोई आइन निकाल ले तो मेरा ख्याल है उस पर अमल कर लेते हैं। लेकिन ये तो बात मसला है ना कि अदालत चला गया और अदालत ने फैसला भी कर दिया है ना, जिसके पास पार्लियामान थोड़ी सी लेट हो गई ना, अब अदालत एक फैसला कर चुकी है। स्टे लेकर अरे भाई स्टे लेकर बैठे हुए हैं, स्टे लेकर एक मिनट मेरी आदिल साहब बात सुन ले। स्टे लेकर वो बैठ गए, नहीं हुए नेशनल असेंबली की सीटों पर इंतखाबात, उन्होंने कहा जी हमारी मर्जी से के मुताबिक हमारी मर्जी के टाइम पर आप मंजूर कर लें और तमाम इस्तीफे साथ में। इसकी कोई बेसिस नजर नहीं आती, इसमें कहीं कोई आईनी कोई शिक नहीं नजर आती। ये क्लैरिटी जरूर नजर आती है कि 60 दिन में वो सीट ऑक्यूपाई होनी है और उसके लिए इलेक्शन होने हैं। वो नहीं हो रहे क्योंकि स्टे लिया हुआ है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, इमरान खान साहब खुद जो सीट जीते थे उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि मुझे डी नोटिफाई कर दें, क्योंकि वो टेरी एंड वाइट वाले मामले में बताना चाहते हैं कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं। तो जब आप आइन और कानून और अपनी जो पार्लियामानी हैसियत है उसको इस तरह से मिस यूज और मिस हैंडल करेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब कौन से पार्लियामेंट से आए हैं, कौन से मुल्क में रहते हैं? तो जहां पे आप धोस धमकी चलाते थे आज वो धोस धमकी चला दें। तो जिसके पास ताकत है, बिल्कुल जिसके पास पावर है वो करेगा जो वो करेगा। तो इसका मतलब डंडे का कानून पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी में भी इंप्लीमेंट हो रहा है। मुझे जरा ये बताइएगा मदर साहब की जो बात कर रही हैं, सना साहबा भी बात कर रही है, अभी अत्तर साहब, अब मसला ये है एक तरफ तो ज़ाहिर आईनी और कानूनी बात है, लेकिन इंटरप्रिटेशन सारे अपनी करते हैं, अपनी मर्जी की करते हैं। अतहर मिनुल्लाह साहब का जो नोट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आइन और कानून ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जब दिल चाहे असम्बली तोड़ दें, जब दिल चाहे जो फैसला कर लें, उसकी कोई ना कोई रीजनिंग भी करनी पड़ती है। आज माहौल ये बन गया कि राना साहब भी कह रहे हैं कि भाई अगर बात करनी है ठीक तरह करनी है तो कर लो, वरना भूल जाओ इलेक्शन भी। और पीछे वहां पर भी जो हवाला भी सना साहब ने दिया कि हमें इस्तीफे देने, हमें नहीं देने, हमें पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं, पार्लियामेंट पे नहीं भेजते, हम जा रहे। डेमोक्रेसी में इन रवैयों के साथ आप आगे तो नहीं बढ़ सकते, फिर तो माइट इज राइट है। देखिए आदिल, जब आप 8 अक्टूबर नहीं करते तो फिर 12 अक्टूबर हो जाती है। और 12 अक्टूबर को हमने 12 अक्टूबर का ये भी देखा है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने उसका गार्डेड वेलकम भी किया 12 अक्टूबर का, जिस तरह 5 जुलाई का वेलकम भी किया। तो हमारी तारीख तो बहुत परागंदा है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान की क्या लॉजिक थी पंजाब असेंबली और के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिज़ोल्व करने की। कतई तौर पे कोई लॉजिक नहीं नज़र आती, क्योंकि आप दोबारा इंतखाबात जाके क्या करवाना चाहते हैं? तो आपने अपने ही मेंबरान्स पे फाइनेंशियल बर्डन भी आपने डाल दिया। लेकिन क्या आइन में ये लिखा है, रीजनिंग लिखी हुई है आइन में कि अगर कोई असेंबली डिज़ोल्व की जाए तो उसकी रीजनिंग दी जाएगी? नहीं लिखी। तो अगर नहीं लिखी तो एज सिचुएशन स्टैंड टुडे, उसमें तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, मदर साहब सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर, सॉरी फॉर इंटरप्शन मदर साहब, लेकिन अब जरा इसको ऑब्जेक्टिवली फॉलो करते हैं ना बात को। एक तरफ ये बात ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कहता कि आप ऐसा कर जाएं या ना करें, आपको इख्तियार देता है कि आप असेंबली तोड़ सकते हैं, वज़ीर आला को ये इख्तियार दे दिया उसने। लेकिन जो अतहर मिनुल्लाह साहब रेफरेंस दे रहे हैं, जब आप अदालतों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूं मैं, दोनों ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, तो फिर उसके बाद आपका मुकद्दर यही रह जाता है कि कहीं से ऐसा फैसला आता है जो एक के हक में होगा, एक के खिलाफ होगा। सो बेसिकली तो अनफॉर्चुनेटली अदालतें हार जाती हैं, सियासतदान तो कभी नहीं हारते, वो कोई ना कोई हारने में भी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जीतने में भी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आइन आपको ये इख्तियार देता है आप तोड़ दें और कहीं रोकता नहीं है, लेकिन आप अदालत को अपने इन फैसलों के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर ये अदालतें बाकी का काम तो नहीं कर सकती, फिर तो पूरा साल से असेंबलियां टूटती और बनती रहेंगी। यही हुआ ना। देखिए ना, चीज़ ये है कि जब पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होता, अभी हम आइन की बात कर रहे थे, मैं वो पढ़ रहा था, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने से एक रात पहले तक अपोजिशन और गवर्नमेंट में अकॉर्ड नहीं हुआ था। अपोजिशन जो है वो 16 दिन से बॉयकॉट पर थी, और एक रात के अंदर सिवाय इस वजह से क्योंकि डायलॉग हो रहा था, वो एग्रीमेंट पे पहुंचे, और वो आइन जो सिर्फ गवर्नमेंट पास करना चाह रही थी वो यूनानिमसली पास हुआ। ये होते हैं पॉलिटिकल डायलॉग्स के नताइज। हमने पॉलिटिकल, इमरान खान साहब ने जिस वक्त असेंबली से बाहर निकले उन्होंने डायलॉग का रास्ता ही बंद कर दिया। फिर जब उन्होंने डायलॉग की बात की तो गवर्नमेंट ने डायलॉग का रास्ता बंद कर दिया। फिर वो असेंबलियों से निकल गए, फिर उन्होंने असेंबली तहलील कर दी,
वो गवर्नमेंट को अननर्व करते करते पॉलिटिकली गवर्नमेंट को अननर्व करना चाह रहे थे, 12 महीने में वो इसमें कामयाब हुए। लेकिन आज स्टैंड कहाँ हम कर रहे हैं? क्या पीटीआई विद ऑल इट्स मैसिव सपोर्ट ऑफ द पीपल वो इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हो पा रही ना? और दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट है, पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद 30-30 साल हुकूमतें करने वाले, वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे। तो हम डेमोक्रेसी को हम किधर ले आए हैं? चाहे आप इस साइड को देख लें, आप उस साइड को देख लें, दोनों का एनालिसिस कर लें, आपको अल्टीमेट लूजर मेरे नज़दीक ना अपोजिशन है, ना गवर्नमेंट है, ना अदलिया है। अल्टीमेट लूजर पाकिस्तान के अवाम है। पाकिस्तान लूजर तो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है ना, जो 100 रुपए वाली चीज आज 400 रुपए की खरीद रहे हैं। लूजर तो बेचारे वही है ना, और वो गरीब नारे भी लगाए जा रहे हैं, इनके सांसें भी नहीं रुक रही उन गरीबों की कि साडा लीडर आएगा तो मसला हल करेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम तो ये है कि असल में तो अवाम लूजर है। अगर आप बिहेवियर्स देखें टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इनके, तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि दोनों ग्रुप्स को कोई दिलचस्पी है जमहूरियत में। जो कुछ आज ये कर रहे हैं उससे तो सिर्फ इमरजेंसी का और मार्शल लॉ का रास्ता हमवार कर रहे हैं। कोई अदालत का सहारा लेता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेता है, कभी वो इधर से उधर हो जाता है, कभी वो उधर से इधर हो जाता है। और आज ये कहते हैं कि हम एक इंडिया से भी बात करने को तैयार हैं, तालिबान से भी बात करने को तैयार हैं, आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं है, और फिर भी कहते हैं कि जमहूरियत जिंदाबाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। मदर साहब जरा ये बताइएगा कि क्या आपको एक तो ज़ाहिर जो सिचुएशन है हमें दिख रही है सारी इस वक्त, लेकिन आपका सियासी आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिखाई जाए दोनों साइडों से थोड़ी सी, और एक रास्ता हमवार किया जाए कि थोड़ा सा तो रूल्स ऑफ बिजनेस और गेम के रूल्स चेंज कर लें, तो भी डेमोक्रेसी को कोई ऑक्सीजन मिल सकती है? आपको कुछ 10-20% भी उम्मीद लगती है कि ये रास्ता निकल सकता है? क्योंकि जो बातें हो रही हैं तो बड़ी मायूस कौन है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही रास्ता है। देखिए, डायलॉग का कोई नेमल बदल नहीं होता, होता है नाकामी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो कुछ भी पोजीशन नहीं है जो 77 में पोजीशन थी। वहाँ तो 400-500 लोग मार दिए गए थे, उसके बाद मुज़ाकरात हुए थे। वहाँ तो शहरों में आग लगी हुई थी, फिर मुज़ाकरात हुए थे। वहाँ तो फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, फिर मुज़ाकरात हुए थे। तो इतनी कशीदगी के बावजूद भी डायलॉग का, जिस तरह मैंने आपको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का बन रहा है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई आसान थोड़ी था। पूरी यूडीएफ ने बॉयकॉट किया हुआ था 16 रोज तक, लेकिन डायलॉग हुए और रास्ता निकला और यूनानिमस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। डायलॉग हुए, रास्ता निकला, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन चूंकि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट एग्रीमेंट देखना ही नहीं चाहती थी, तो जब एग्रीमेंट की खबर आई कि बस दस्तखत होने बाकी हैं, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो यहाँ जब भी पॉलिटिकल डायलॉग होता है, और अगर उस वो डायलॉग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं सबोटाज कर देते हैं। अब प्लेयर्स मुख्तलिफ हो गए हैं। अब जुडिशरी एक बड़ी प्लेयर के तौर पे उभर आई है। देखिए, अब खुदा न खास्ता अगर फ़र्ज़ करें कल मार्शल लॉ लगता है, ये जुडिशरी आइन के साथ खड़ी होगी या मार्शल लॉ के साथ खड़ी होगी? ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सर, ये अदलिया की तकसीम का एंड गेम क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा और एक बातचीत का अमल शुरू हो गया है। देखिए, उन जजेस के दरमियान बातचीत का अमल शुरू हो गया है जो एक बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं। मादर साहब, इस बारे में खबरें ये आ रही हैं कि मुलाकात की, इस बारे में ये खबरें चली हैं कि मुलाकात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात नहीं हुई है उन जजेस की जिनका गुज़श्ता 2 दिन से बताया जा रहा था कि जो इख्तिलाफी नुक्ता नज़र रखते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हुई हैं, सिर्फ उन्हीं से हुई हैं जो हम ख्याल हैं। ये बात भी हो रही है। खैर जी, देखिए, वो तो जैसे आज भी एक खबर चल रही है, और मेरी भी इंफॉर्मेशन ये है कि शायद फाइज ईसा साहब और चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई है, और उसके बाद ये वजाहती बयान जारी हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों के ओपिनियंस ये होंगे कि अब फ़ाइज़ ईसा अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो आप सोच लें कि जिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इतनी कैंपेन चल रही है वो इस मुल्क के अगर 2 साल चीफ जस्टिस होंगे तो क्या सूरत हाल होगी। उसके बाद एजाजुल एहसन जब चीफ जस्टिस होंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है। मदर साहब ये देखिए, अब इसमें एक मामला ये है कि जहां पर जब आर्मी चीफ की तब्दीली हो रही थी तब भी एक्सट्रीम पोलराइज्ड हुए हुए थे, कैंपेनिंग थी, सोशल मीडिया कैंपेन थी, सब कुछ हो रहा था। और उसके बाद जब वो फैसला हो गया फिर हमने देखा कि किस तरह साइडें जो है वो बदली गई। अब ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने से पहले भी अगर बातें होंगी, होती रहेंगी, लेकिन जब वो आएंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो एक इस वक्त जहन में घूमती है वो ये कि जो अभी आपने नुक्ता उठाया कि क्या होगा अगर मार्शल लॉ लग गया, तो क्या जजेस आइन के साथ खड़े होंगे या दूसरी साइड खड़े होंगे। प्रॉब्लम तो ये है ना सर कि इस दफ़ा सिचुएशन पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता, तो अगर ऐसा होता है तो अदालत कहेगी कि पार्लियामान आइन की बात नहीं मानती थी, पार्लियामान कहेगी अदालत जो है वो आइनी फैसले, कानूनी फैसले नहीं कर रही थी, और फिर जिन्होंने आना है वो कहेंगे जब दोनों ही नहीं कर रहे थे तो फिर हम पे कौन सा लागू होना था। तो सिचुएशन तो इस वक्त ये बन चुकी है इस मुल्क की। देखें आदिल, 77 में जब मार्शल लॉ लगने वाला था तो उस वक्त उसके बाद बहुत सालों बाद फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने मुझे ये बात बताई थी कि जब एक इंटरनल सर्वे किया गया तो एक प्रोविंशियल चीफ जस्टिस के क्या रवैये होंगे अगर मार्शल लॉ लगा और उनको एक्टिंग गवर्नर बनने की ऑफ़र हुई, तो उन्होंने कहा सरप्राइजिंगली सब इस पे तैयार हो गए। सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी ने मुझे ज़ाती तौर पे इंटरव्यू में ये बात दी कि जिस दिन 12 अक्टूबर हुआ उस दिन उन्होंने मुख्तलिफ जजेस को टेलीफोन करके ये कोशिश की कि हम फौरी तौर पे फुल कोर्ट बुला लें। तो उन्होंने कहा आधे जजेस ने जो है वो फ़ोन नहीं उठाया मेरा, जिन जजेस ने फ़ोन उठाया वो सिर्फ कराची के जजेस थे जिन्होंने फ़ोन उठाया वो, तो मैं मीटिंग इसी वजह से नहीं बुला सका। फिर हमें पता है सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी साहब के साथ क्या हुआ। तो ये हमारी हार्ड रियलिटीज़ हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि कल खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारी अदलिया का क्या रवैया होगा। बिल्कुल ठीक। सना साहब, आपको ये अदलिया की तकसीम का एंड गेम क्या लगता है? देखिए, बातचीत अगर किसी मसले का हल है तो बातचीत के बाद भी मसाइल कभी कभार हल नहीं होते। अगर मुलाकातें हो भी रही हैं तो क्या पोजीशंस जो है इस वक्त वो चेंज हो जाएंगी जज साहिबान की। ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जो फ़ैसला है 3 जजेस साहिबान का वो मोहतरम भी है, वो आइनी भी है, वो पार्लिमानी भी है, वो कानूनी भी है, तो बाकी जो जजेस साहिबान हैं क्या वो आइन के साथ नहीं खड़े, क्या वो आइन के बालातर कोई बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे हम डिवीज़न क्रिएट करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कमाल है कि उन्होंने हर जगह डिवीज़न क्रिएट किया है, सोसाइटी में, अदलिया में, मीडिया में, फ़ौज में भी तकसीम के ये माशाल्लाह मुर्तकब रहे हैं, और इनमें ये कमाल हासिल है कि बहुत ही मुत्तहिद जमातों में भी ये फूट डलवा देते हैं। तो ये तो बहुत कमाल की बात है। लेकिन देखिए, मैं इस उम्मीद के साथ इस वक्त आपके सामने बैठी हूँ कि देखिए इस वक्त जो मयार रखा जा रहा है पॉलिटिक्स का, वो मेरा तो ख्याल है मरीम नवाज साहिबा वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और मैं जब देखती हूँ कि ये 9 जमातें जो है वो इकट्ठी हो के बात करती हैं, एक इंसान के ख़िलाफ़ करती हैं, एक इमरान खान के ख़िलाफ़ करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुत्तहिद हो गई हैं। तो अब अगर इंतखाबात हों या और मामलात आएँ, अगर इमरान खान साहब का ज़रा थोड़ा सा अगर जो जिन है वो बोतल में काबू कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में रिवायतें सियासी बदलेंगी। वो इस तरह बदलेंगी कि आप फिर बात करेंगे कारकर्दगी की, ना कि इल्ज़ाम तराशी की। इसने इतना लूट लिया, इसने इतना लूट लिया, नहीं। अब आप बात करें कि आपने इस कौम को क्या दिया, इस मुल्क में क्या बनाया, में क्या खाया, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये अगर डिलीवरी के ऊपर वोट डले तो वो ज़्यादा होगा, ना कि इल्ज़ाम तराशी पर डले कि ये मैं सबसे सादिक और सबसे ज़्यादा अमीन हूँ और ये जो है वो चोर हैं और वो डाकू हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस रेटरिक को भी रुकना चाहिए। सियासत में ऑक्सीजन नया डालने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल, आपके ख्याल में ये जो तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं, नहीं होनी चाहिए, तमाम जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, ये लेसन उन्होंने लर्न किया है कि हम लड़ के एक दूसरे के साथ जो है वो मुल्क को या अपनी सियासत को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो चूँकि अब इमरान खान साहब वर्सेज ऑल चल रहा है ना, तो आपके ख्याल में उन सबको ये रियलाइजेशन हुई है कि अब कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाते रहें। इसमें ये फैक्टर बड़ा नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब ने सबको टेक ऑन किया तो ये सब इकट्ठे हो गए।
मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ज़रूर इसमें एक फैक्टर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने तमाम इदारों में भी लोगों को बेलिबास किया है, ये एनीवेज क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने पूरी जो जमहूरियत का जो असल रूप है उसको एक्सपोज किया है, ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है। और इनको यूनाइटेड करने में भी इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है। इमरान खान साहब का अगर ये भी जिन काबू नहीं कर पाए तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे ये लगता है ये लेसन उनको लर्न कर लेना चाहिए। लेकिन वो लेसन लर्न करने के लिए पहले ये लेसन लर्न करना पड़ेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, आप अपनी मकबूलियत पे खड़े हैं या किसी की कबूलियत पे खड़े हैं। क्योंकि मकबूल नवाज शरीफ भी थे, मकबूल इमरान खान साहब भी हैं। मकबूलियत को फोकस करना है या कबूलियत को फोकस करना है, और कबूल करने का इख्तियार किसको है? अगर इस मुल्क में इस चीज़ का फैसला हो जाए तो मेरा ख्याल है फिर कोई भी अभाव नहीं रहेगा। और ये पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली खुद से अगर कर लें तो अच्छा है, वरना कबूलियत का वही जो सिक्का राजुल वक्त है वही चलता रहता है। अतर साहब, वो जो अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मकबूलियत से कबूलियत का सफ़र जो है ना बड़ा कठिन है। यहाँ पर माजी में पीपल्स पार्टी और PMLN भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेके बैठी हुई थी। ठीक है कि PTI की मकबूलियत का ग्राफ मुख्तलिफ है, क्योंकि डायनामिक्स डिफरेंट है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए, या पाकिस्तान भी एक सफ़र तय कर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं डायलॉग का रास्ता निकालना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप तारीख दें जिस तरह अदालत ने दी, अदालत ने तारीख दी तब भी इलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो इमरान खान साहब की तारीख पे इलेक्शन कैसे होगा? पॉलिटिशियंस डायलॉग के जरिए रास्ता निकालते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये कोई उम्मीद बाकी है या नहीं? अब ये लड़ के ही दोबारा अपनी दाढ़ी वहीं दे देंगे? नहीं, देखें, आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, डायलॉग तो आपको करना पड़ता है और वो किसी ना किसी सूरत में चलता ही रहता है। इवन के ये जब सारा मामला चल रहा था, जो इनकी सेकंड टियर की लीडरशिप है, उनके भी आपस में राब्ते होते रहते थे। सुना अपने क्लोज आइड से उनको ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा, वो कहते हैं वहाँ जाके वो पता नहीं क्या बातें करके आ जाते। देखिए, ये टू बी ऑनेस्ट इसका तो मुझे नहीं पता। देखें ना, इस मुल्क में तो ये होता है कि मियाँ साहब जो हैं वो नायल हैं, सजा याफ्ता हैं। लंदन से बैठ के वो कैबिनेट की मीटिंग्स का हिस्सा होते थे और बाद में बड़ा फख्रिया बताया जाता था कि वो हर चीज़ में दे रहे हैं कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। वज़ीर आज़म यहाँ से काबीना उठा के लंदन ले जाता था, ये आपने पाकिस्तान की तारीख में देखा है। तो यहाँ पे तो जमातों के अंदर अब कौन किसको कितना ट्रस्ट करता है, क्या सिचुएशन है, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन डायलॉग जरूर, जैसे जिस काम के लिए काबीना लेके गए थे लंदन, उस काम की खान साहब ने बड़ी तारीफें की हैं। वो पता नहीं अब वो कौन सा काम था लंदन में। तो आजकल तो देखे ना, शहबाज साहब जो है वो एक्सटेंशन देने के चक्कर में आ गए थे, लेकिन मियां साहब ने मना कर दिया जी। इसी चक्कर में कैबिनेट ज्यादा जाती थी। वो मसला ये ना कि मुझे भी इसी तरह का पता था, पर प्रॉब्लम ये कि इस हुकूमत में तो सारे फैसले ही लंदन में होते रहे ना, तो इसमें तो पेट्रोल की कीमत कम करनी है, ज्यादा करनी है, ये भी इतलात हमें आती थी कि लंदन से ये कह दिया गया। मकबूलियत से कबूलियत का सफर कैसे तय होगा? सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल के अंदर ही जो है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट इसमें कौन है? सबसे बड़ी रुकावट इसके अंदर वो लोग हैं जो हमेशा से ये कहते रहे कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, हम आइन पसंद हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं। उसमें हुकूमती दोस्त भी हैं, दानिश्वर दोस्त भी हैं, मीडिया के दोस्त भी हैं। अगर आज आप इलेक्शंस करवा दें आइन के मुताबिक तो कबूलियत तो नहीं है, लेकिन मकबूलियत तो जिसकी है वो आ जाएगा। तो कौन इलेक्शन के अंदर रुकावट बना हुआ है? कौन ये कहता है हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे? जब इसलिए कि यहाँ फखरिया सहाफ़ी TV पे बैठ के बताते हैं कि हाँ जी इमरान खान बड़ा मकबूल है, लेकिन उसकी कबूलियत नहीं है। तो फिर आप ब्लेम इस्टेब्लिशमेंट को करते हैं, किसी और को करते हैं, पर असल इशू ये है कि सियासतदानों का अपने अंदर का खौफ है। अतर साहब, पॉलिटिक्स ना ये बड़ा ब्रूटल और लीथल गेम है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप ट्रे में कोई चीज़ मांगे और आप प्रिंसिपली मैं आपसे एग्री करता हूँ। शुरू में बता दिया था कि भाई आइन ये कहता है, आइनी तौर पे ये होना चाहिए, कानून ये कहता है, लेकिन बदकिस्मती तो ये भी है ना कि खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं जनरल फैज से कहता था यार ये असेंबली को जरा सीधा कर दो, तो जनरल फैज इसको सीधा कर देते थे और असेंबली सीधी हो जाती थी। ये भी जमहूरियत नहीं है। ये भी जमहूरियत नहीं है कि एक्सटेंशन के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी डंडा उठा लेती थी तो पीछे से आवाज़ें ही आती थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी किया हम ऑर्डिनेंस के जरिए कर देंगे। वो बाकी सारों में बावजू माशाल्लाह लाइनें लगा के। ये भी जमहूरियत नहीं है कि आप अपने मुखालफिन को सिर्फ ये समझें कि जेल में ही बंद करके आप उनसे बदला लेंगे। परफॉर्मेंस भी उसका एक तरीका कार है कि आप उनसे अपना बदला ले सकते हैं। इन्हीं अदालतों ने उन्हें रिलीफ भी दिया है। जाहिर है जिन लोगों को वो खान साहब समझते हैं कि छोड़ दिया गया है, सो खान साहब ये तो बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको छुड़वा दिया। खान साहब ये भी बताया ना कि फिर अदलिया से उनको रिलीफ इस तरीके के मिले कि वो चले गए। तो जमहूरियत में आपको थोड़ा गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि ये मटीरियल है हमारे पास। अब ये एक पॉइंट है ना कि अगर बात आप ये कहें कि मैं उसूल पसंद हूँ 100% और बाकी सारे चोर हैं, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल के। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज़ में रिफ्लेक्ट करती है? जो आपने आर्ग्यूमेंट रखा है ना, ये अवाम की राय में रिफ्लेक्ट करती है। जब वोट पड़ता है लोग कितना उसको बाय करते हैं, कितना देखते हैं। आज वो जो मर्जी दावे करते रहें,
ठीक है कि नहीं, 6 महीने बाद, साल के बाद वो एक्सपोज हो जाएंगे। अग्रीड। लेकिन जब पिछले साल जब यही जमातें खान साहब को कह रही थी कि आप अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, तबाही बर्बादी, महंगाई, बेरोजगारी, जो भी, आप इलेक्शन करा दें, खान साहब कहते थे इलेक्शन तो कोई नहीं होगा। उस वक्त तो देखिए ताकत का गेम है ना, जो हम जहां से हमने डिस्कशन शुरू की थी, पावर गेम है। नहीं, ये दो मुख्तलिफ डंडा होता है, वो बंदा कहता है इलेक्शन छोटी सी मुख्तलिफ चीज है। उस वक्त आइन की कोई वहां पे पाबंदी नहीं थी, इस वक्त आइन आपको पाबंद कर रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो तो हुआ ना, 5 लगा के पूरी असेंबली गद्दार डिक्लेयर कर दी। अदालत ने उसको अंडू कर दिया, अदालत ने घर भेज दिया। अदालत ने किया ना, हमने अपने फैसले अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट से कराए। अभी भी ये जो 14 जमातें हैं जो इस कहती रही कि हम इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, अब वो 2 सूबों में इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रही हैं? 18वीं तरमीम के बाद भी आपसे इलेक्शन के हक में हूं, इलेक्शन पे हक इत्तेफाक करके आगे बढ़ के मैं ये बात कर रहा हूं। मैं जो पिछली एग्जांपल आपको दे रहा हूं वो ये देना चाह रहा हूं कि इसलिए ये खान साहब ने खुद कहा परसों अपने इंटरव्यू में, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कहा अगर एक्सटेंशन मसला है इसलिए आप हमारी गवर्नमेंट गिरा रहे हैं तो वो मैं आपको दे देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि सबको पता है गवर्नमेंट गिरती क्यों है और बनती क्यों है, उसमें उसूल तो कहीं नहीं। वही ना, पर मसला ये ना कि इसका मिनिमम जो चीज़ है वो इलेक्शंस है ना, ये प्रोसेस चलता रहेगा, इलेक्शंस होते रहेंगे। अभी तो आप इलेक्शन के अंदर रुकावट बने हुए 13-14 जमातें, ये इशू है। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक। मदर साहब, थोड़ा वक्त कम है, आप मुझे जरा ये बताइएगा, जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन तो फिर इलेक्शन ही है, लेकिन आपको ये लगता है माजी में, क्योंकि हमें इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती ना कि जब तक माहौल ना हो या साथ ना दिया जाए, आपको लगता है कि अब हालात थोड़े इतने तब्दील हो गए? क्योंकि खान साहब के कैंप से ये आवाज़ें आती हैं कि अब वो हालात नहीं हैं, हमारा भी प्रेशर पड़ेगा तो इन्हें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। यानी वो दूसरी तरफ ही इशारा करते हैं कि भाई हमारा गवर्नमेंट से तो कोई मुकाबला नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रेशर से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फिलहाल तो नहीं लग रहा, लेकिन ये कि जिस तरह आपने बात की कि मकबूलियत और कबूलियत, तो अगर जो है कबूलियत के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि दोनों राज़ी हों, तो ज़ाहिर है माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, आप जो है वो शादी करवा देते हैं। और एक होती है ज़ोर ज़बरदस्ती से। तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली जो सूरत हाल है वो ज़्यादातर पायदार नहीं रहती। वैसे तो दूसरी सूरत भी ऐसी ही होती है। तो कोशिश करें कि कबूलियत का मसला ना आ जाए, और मकबूलियत ही की बुनियाद पे डेमोक्रेसी की स्पिरिट तो यही है कि लोग वोट देते हैं, लोगों का राइट है, लोगों को वोट देने का राइट दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। 2018 में इलेक्शंस मैनिपुलेट हुआ था, उससे पहले भी इलेक्शंस मैनिपुलेट होते रहे हैं। हुकूमतें बनती हैं, बनाई जाती हैं, हुकूमतें बनने दें, बनाए ना, ग्रुप्स को तोड़े ना, ग्रुप्स को चलने दें, उनको अपने फैसले खुद करने दें। जब तक ये चीज़ आगे इस तरह हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर पाएंगे। और उसके कोई आसार इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली दिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि हर उम्मीदवार या हर जमात सिर्फ उसी वक्त इलेक्शन मांग रही होती है जिस वक्त वो अपनी दायरा पब्लिक सपोर्ट देख लेती है। अदरवाइज उसूल की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं करा रहे होते कि यार आप करा देने चाहिए क्योंकि टाइम आ गया है। या आपको पता है लोकल बॉडीज भी यहाँ अदालतें हुक्म दे के कराती रही हैं, वरना लोकल बॉडीज जो रियल स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो भी नहीं होती। सना साहबा, आपको लगता है कि ये किसी तौर कोई प्रेशर ऐसा बन सकता है कभी कि हालात तब्दील हो जाएं और इमरान खान साहब की बात माननी पड़ जाए इदारों को? देखिए, इमरान खान साहब को अगर अपनी बात मनवानी है और अगर मैं वाकई देखना है कि इस मुल्क में इदारे न्यूट्रल हो गए तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि बाजवा साहब और फैज़ साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कि आया कि वो जो बात कर ली जाती है कि कोर्ट मार्शल कर दें, इमरान खान साहब कहते हैं बाजवा साहब का कर दें, मरियम साहबा कहती हैं फैज़ साहब का कर दें, तो ये तो अभी सब बैठ के पिक्चर से बाहर बैठ के तो हंस रहे हैं, इनकी ज़ात पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस मुल्क में क्या मकबूल नहीं थे नवाज शरीफ साहब जब उनको हटाया गया? कबूलियत का ही मामला था ना, जिसको आइनी और कानूनी दायरे में रख कर नतीजा निकाला गया। तो अगर तो इस मुल्क में वाकई हर चीज़ न्यूट्रल हो गई और हर चीज़ इंसाफ के तकाजे बड़े वाजे हैं, तो फिर मुझे देखना है कि फिर जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनके साथ क्या होता है। अगर आप ये प्रेसिडेंट नहीं सेट करेंगे तो इस मुल्क में 77 भी होगा, 88 भी होगा, 5 जुलाई भी आएगा, 12 अक्टूबर भी आएगा, सब कुछ होगा इस मुल्क में, क्योंकि हम अपने इदारों को नहीं दुरुस्त करते। इदारे खुद दुरुस्त नहीं होते, आपको प्रेसिडेंट सेट करना होता है। आइन और कानून में जो चीज़ इत्तफाक राय से हम कह सकते हैं कि
एक है वो यही है कि वो स्टैट्यूट और वो जो लिमिटेशंस हैं जो आइन देता है उनको जाहिरी तौर पर वो एक प्रेसिडेंट सेट करती है कानून अदलिया। अब यहाँ पर अगर अदलिया भी वो काम ना करे तो पार्लियामान भी वो काम ना करे और दूसरे इदारे भी उसको अमल में ना लेकर आए तो फिर इस मुल्क का वही होगा जो हो रहा है। फिर इमरान खान साहब इंडिविजुअली हम उनकी बात क्यों माने? फिर बात वहां से शुरू कीजिए जहां से बिगाड़ पैदा हुआ था। फिर तो 1947 के बाद से काज पैदा हुआ था। या खान साहब के हवाले से भी बात कर लें, सबके बात कर लें, लेकिन अभी मुझे देखना है कि इतनी ओपनली जब मीडिया पे दोनों के नाम लिए जा रहे हैं तो इनके खिलाफ क्या होता है, क्योंकि बाद में आते हैं सारे, पहले आते हैं ये अब आपकी जो बात है, अब ज़ाहिर ये प्रेसिडेंट यहाँ कैसे सेट होगी कि हम मरियम नवाज साहिबा के मुंह से जो है जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं सुनते और इमरान खान साहब के मुंह से जो है वो हम जनरल फैज़ का नाम नहीं सुनते। तो सवाल ये है कि ये तो नहीं होने लगा, इसके बीच में कोई रास्ता बचे तो बचे, क्योंकि ये माहौल तो हमें अभी भी नहीं लग रहा। लेकिन कौन करेगा, क्योंकि एक का नाम लेते हैं, एक का एक जज अच्छा है दूसरा जज बुरा है, एक का एक जनरल अच्छा है दूसरा जनरल बुरा है, एक का एक मीडिया अच्छा है दूसरा मीडिया बुरा है, इसी तरह तकसीम है। तो ये तो नहीं होने लगा अनफॉर्चुनेटली। बता रहे वो बात तो ठीक कर रही है कि एहतसाब तो पूरा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना तो फिर क्या होना है इसमें? देखिए, एक बात तो हमें बड़ी जो है ना सोच समझ के लेनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कोई भी फरीक कमज़ोर होगा तो मुल्क कभी मजबूत नहीं होगा। आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अदलिया का क्या किरदार है, मुकन्नना का क्या किरदार है और इंतज़ामिया का क्या किरदार है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। आपका हर इदारा मजबूत हो आइन के अंदर रह के। हाँ, अगर कोई कानून के खिलाफ करता है आप ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, सियासतदानों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि चीज़ें हमने आगे किस तरफ लेके जानी है। काज़मी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सना बुच्चा साहिबा मौजूद, सियासतदान नहीं देख रहे और इदारों की मजबूती इत्तफाक राय से होगी, पिक एंड चूज से नहीं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।